हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारती भवन जीव विज्ञान का पहला एक्सरसाइज जैव प्रक्रम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले आप पोषण लिख करके डैश दीजिए और लिखिए पोषण में। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। ठीक। और उसके बाद लिखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण और दूसरा आप लोग को परपोषण हो गया। तो स्वपोषण में लिखिएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, उसी को हम लोग मतलब स्वपोषण कहते हैं। और इसके बाद हो जाएगा आप लोग का परपोषण। तो परपोषण में लिखिएगा, पोषण की वह विधि जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं, पहला मृतजीवी पोषण और दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा हो गया आप लोग को प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण लिख करके डैश दीजिए और उसमें लिखिएगा, मृतजीवी पोषण पोषक की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे कुछ लवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि। अब दूसरा लिखिएगा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में डैश दे करके लिखिए, परजीवी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करते हैं, जैसे गोलकृमि, टेपवर्म। और सीवल आपका हो गया प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन से ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक, अमीबा, मनुष्य। ये सब आ गया आपको प्राणी संपोषण में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में संपन्न होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से हरे पौधे अपने लिए भोजन तैयार करते हैं तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जैसे देखिए आप यहाँ पर कि 6CO2 प्लस 12H2O एरो, और यहाँ पर आप लोग को सूर्य का प्रकाश मिलेगा और पत्ती में आपको क्लोरोफिल मिलेगा। उसके बाद आप लोग को प्राप्त होगा C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलेंगे, ठीक है ना, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और आगे लिखिए, प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए ही नहीं बल्कि जंतुओं के लिए भी जरूरी है। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो तो पौधे के साथ साथ जंतुओं का जीवन भी कष्टमय हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इससे निम्नलिखित प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले कोलियस का पत्ता लेते हैं और कोलियस का पत्ता को गर्म पानी में उबाल दीजिए और उबालने के बाद उस पत्ती को हम लोग एल्कोहल में डालते हैं। और एल्कोहल में जैसे ही डालेंगे तो एल्कोहल हम लोग को हरा रंग का हो जाएगा और पत्ती जो था वह रंगहीन हो जाएगा। और उसके बाद पत्ती को अच्छी तरह से धो लीजिए और धोने के बाद पेट्रिशियन में उसको डाल करके और आयोडीन का कुछ बूंद उस पर डालिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पत्ती का रंग हरा था वो अब नीला रंग का हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पत्ती हरा था वो अब जाकर के नीला हो गया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग को क्लोरोफिल का होना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग इस चित्र को बना लीजिएगा। कोलियस की एक चित्तीदार पत्ती लेते हैं,
उसके हरे एवं सफ़ेद चींटियों को रेखांकित करते हैं। अब इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालते हैं। उसको बीकर में पानी जो रखा हुआ है ना, उसको में डाल करके उबालिए और उसके बाद उस पत्ती को गरम एल्कोहल में डाल देते हैं। यानी कि फिर एक एल्कोहल लीजिए और उसको गरम एल्कोहल में उसको डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एल्कोहल हरे रंग का हो जाता है और जब पत्ती रंगहीन हो जाता है तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लेते हैं। इसके बाद पत्ती को एक पेट्रीशियम में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंद डालते हैं तो हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरे रंग का था वह नीला हो जाता है, जो सफ़ेद रंग का था वह नीला नहीं होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरे भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जबकि सफ़ेद भाग में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। चौथा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका हम लोग मतलब साबित करना होगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर में हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे निम्नलिखित प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। तो हम इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझेंगे। और आप एक गमला में लगा हुआ पौधा ले लीजिए और इस पौधे को 2 दिन तक अंधेरे में रखिए और अंधेरे में 2 दिन रखने के बाद उसको एक बोतल लीजिए और बोतल में आप लोग कास्टिक पोटास यानी KOH को मतलब घोल डाल लेते हैं और बोतल का जो ढक्कन है उसको इस तरह से काटेंगे कि ये जो आप लोग का पत्ती है इसको आधा भाग अंदर चल जाएगा और आधा भाग बाहर रह जाएगा, आधा भाग अंदर चल जाएगा और आधा भाग बाहर रह जाएगा। और इस प्रक्रिया को सूर्य के प्रकाश में 4 घंटा रखते हैं और 4 घंटा रखने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से, ये जो पत्ती है इसको अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे और इस बोतल से निकालने के बाद इस पत्ती को हम लोग तोड़ लेते हैं। अच्छी तरह से तोड़ने के बाद इसको हम लोग इस पत्ती को एल्कोहल में उबालते हैं और एल्कोहल में उबाल करके जब देखते हैं कि ये पत्ती रंगहीन हो गया है, तो जब पत्ती रंगहीन हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और आयोडीन में हम लोग इसको डुबा देंगे। और आयोडीन में डुबाने के बाद हम देखते हैं कि जो भाग बाहर था वो नीले रंग का हो गया, लेकिन जो भाग ये अंदर था यानी कि बोतल के अंदर था वह नीले रंग का नहीं हो सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंदर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल सका, जिसके कारण वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तो इस डायग्राम को आप लोग अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इसको लिख दीजिए, एक गमले में लगा हुआ लंबी पत्ती वाले पौधे लेते हैं, इसे 2 दिनों तक अंधेरे में रख देते हैं। अब यह चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास यानी कि KOH का सांद्र घोल लेते हैं और बोतल के कार्क को यानी कि ढक्कन को बीचों बीच काटकर 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और टुकड़ों के बीच पत्ती को दबाकर इस प्रकार डालते हैं कि आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बाहर रह जाता है। अब पूरे उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। लगभग 4 घंटे बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालते हैं और उसे पौधा से तोड़ लेते हैं। अब उस पत्ती को एल्कोहल में थोड़ी देर तक उबालते हैं। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तो इसे पानी से अच्छी तरह धो लेते हैं और इसे आयोडीन में डुबाते हैं। तो हम देखते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था वह तो नीले रंग का हो गया,
किंतु जो बोतल के अंदर या नीले रंग का नहीं हो सका, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंदर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल सका, जिसके कारण वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे तथा अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूरा होता है। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण। तो अमीबा में भोजन के अंतग्रहण के लिए मुंह जैसा कोई भी स्थान नहीं होता है, बल्कि शरीर के सतह के किसी भी स्थान से अंतर्ग्रहण हो सकता है। भोजन का पाचन भोजन रसघानी में एंजाइमों के द्वारा होता है, वहाँ से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे पचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब कोशिका में कोई भी उसका मतलब मुख गुहा नहीं होता है कि भोजन को अंदर करेगा, उसका मतलब आमाशय में जाएगा, उसके बाद पाचन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो शरीर के कोई भाग से वो भोजन ले लेता है और लेने के बाद अमीबा में पाचन उसके रसघानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो मनुष्य का आहार नाल का हम लोग फिगर इस प्रकार से बनाए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का मुख हो गया, यानी कि इसी को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। तो यहीं पर हम लोग भोजन को मतलब स्टार्ट करते हैं खाने के लिए। और ये आपका लार ग्रंथि हो गया, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका लार ग्रंथि है। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये यहाँ पर ये आपको ट्रैकिया मिलेगा, ये आप लोग को क्या हो गया, ट्रैकिया। और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो इसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद आगे बढ़िएगा तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये आपका डायफ्राम हो गया। और डायफ्राम के बाद आप लोग को प्लीहा, यहाँ पर देखिए ये आपको प्लीहा है। और इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला साइज, ये हम लोग का यकृत है। देखिए सबसे बड़ा भाग यकृत ही कहलाता है। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा नज़र आ रहा होगा आपको, ये हम लोग को पीत्त का थैली है। क्या है, पीत्त का थैली। और ये वाला जो हम लोग का है ये हम लोग का आमाशय हो गया, और ये वाला अग्नाशय, ठीक है। और इसको हम लोग कोलन बोलते हैं। देखिए आपका कोलन हो गया। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है छोटे मतलब ढेर मनी, ये बीच में जो पाइप की तरह नज़र आ रहा है, ये सब पूरा के पूरा ये हम लोग को छोटी आंत है। और ये वाला जो आपको साइड नज़र आ रहा है ऐसे ऐसे, ये वाला ये हम लोग को क्या है, बड़ी आंत। इसको हम लोग बड़ी आंत बोलेंगे। और ये अंदर वाला पार्ट को छोटी आंत बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हम लोग को अस्पेडिक्स हो गया। क्या हो गया, अस्पेडिक्स। और इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे सबसे लास्ट वाला भाग, यही हम लोग का क्या है, रेक्टम। यहीं पर जो मतलब अपचा हुआ भोजन रहता है ना, जिसको हम लोग पचा नहीं पाते हैं शरीर में, तो आ करके यहीं पर ही वो स्थित हो जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। मनुष्य का आहार नाल कुंडली के समान एक संरचना है, जिसकी लंबाई लगभग 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। जो मनुष्य का आहार नाल होता है ना, उसकी लंबाई कितना होता है, 8 मीटर से लगभग 10 मीटर तक। सबसे पहले हम लोग मुख गुहा के बारे में देखते हैं। तो पहले लिखिए मुख गुहा, लिख कर डैश दीजिए। जो आप लोग को सबसे ऊपर वाला पार्ट था मुख गुहा, तो यहाँ पर लिखिएगा मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। इसे बंद करने के लिए 2 ओठ होते हैं तथा इसके अंदर जीभ और दांत होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। जीभ का जो ऊपरी सतह होता है ना, तो उसके ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। दोनों जबड़ों पर दांत व्यवस्थित रहते हैं। अब देखते हैं ग्रसनी। यह मुख गुहा के ठीक पीछे स्थित रहता है, जिसमें 2 छिद्र रहते हैं। पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार।
निगल द्वार का कहने का मतलब कि जहाँ पर जोन रास्ता से भोजन जाता है उसको निगल द्वार कहेंगे, और जिस रास्ता से हम लोग को सांस यानी कि वायु फेफड़े तक जाता है उसको हम लोग कंठ द्वार कहते हैं। अब तीसरा देखिए, ग्रास नली। यह एक नली जैसा रचना होती है जो ग्रासनी एवं आमाशय से जुड़ी होती है। ये जो ग्रासनाली है ना, वो हम लोग को आमाशय और ग्रासनी से जुड़ी हुई होती है। चौथा आपका हो गया आमाशय। आमाशय के बारे में लिखिए, यह एक थैली जैसा रचना होती है जो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित रहती है। यह 3 भागों में बांटा रहता है। आगे के भाग को कार्डियक कहते हैं और मध्य भाग को फुंडित कहते हैं और पिछले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का आ जाता है छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई 6 मीटर है। जो छोटी आंत है ना, तो उसको सबसे लंबा भाग बोलेंगे आहार नाल का। उसका लंबाई लगभग 6 मीटर है तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह भी 3 भागों में बटी रहती है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेनुनम और तीसरा इलियम। और छठा में आप लोग को आ जाता है दोस्तों यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार 1.5 kg होता है, यानी कि 1.5 kg। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg के बराबर। और बड़ी आंत को देखिए बड़ी आंत। यह छोटी आंत के आगे स्थित रहती है जिसका एक भाग कोलन तथा दूसरा भाग रेक्टम कहलाता है। एक भाग आप इसका कोलन हो गया और दूसरा भाग रेक्टम हो गया। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के आहार में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। भोजन के दांतों द्वारा अच्छी तरह से पीस दिया जाता है और लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार भोजन के साथ मिलकर उसे सरल बना देता है। और इसके बाद ग्रासनी एवं ग्रास नली से होते हुए भोजन आमाशय में पहुंचता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में भोजन गाढ़ी लेई जैसा हो जाता है और भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। और यहाँ भी कुछ एंजाइम होते हैं। यहाँ भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। यकृत से निकलने वाला लाइपेज नामक एंजाइम भोजन में मौजूद वसा का पाचन करता है। अब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत के दीवारों पर उंगली जैसी प्रवर्ध मौजूद रहते हैं जिसे रंसाकुर कहते हैं। ये रंसाकुर पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। अपचा भोजन रेक्टम में एकत्रित हो जाता है और मल के रूप में बाहर निकलता है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए और वर्णन की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक खाली चित्र बनाना है और चित्र में हम लोग को दिखा देना है कौन भाग कहाँ अवस्थित रहता है। तो देखिए, आप मानव का एक स्वच्छ चित्र बनाइएगा और इस प्रकार से चित्र को बना करके सबको दर्शा देना है। ये हम लोग का मुख है, तो मुख को हम लोग मुख गुहा भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हम लोग का लार ग्रंथि है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये वाला पार्ट को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैकिया। और इसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये वाला पार्ट हम लोग को ग्रास नली हो गया। और यहाँ के बाद ये वाला जो ऊपरे वाला नज़र आ रहा है हम लोग का, ये हम लोग का डायफ्राम है। ठीक है ना, ये हम लोग का डायफ्राम है। और इसके बाद ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये हम लोग का यकृत हो गया। और यकृत के बाद ये वाला छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग प्लीहा बोलेंगे। उसके बाद ये हम लोग का आमाशय हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला आमाशय हो गया। और उसके बाद ये हम लोग का कोलन हो गया। ठीक है ना, ये वाला हम लोग का क्या हो गया? कोलन। और उसके बाद ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये सब हम लोग का छोटी आंत हो गया। और पीत्त का थैली देखिए यहाँ पर ही है, इसको हम लोग पीत्त का थैली बोलेंगे। ये वाला पार्ट को एस्पेडिक्स या बड़ी आंत, इसको हम लोग एस्पेडिक्स बोलेंगे। और इसके बाद ये हम लोग का रेक्टम हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।